अब की बार 400 पार के संकल्प को प्रदेश के 80 की 80 सीटें जीतकर पूरा करेंगे अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री। नव मतदाताओं युवाओं को बसपा सपा व गुंडों माफियाओं वाली विगत सरकारों और भाजपा सरकार के कार्यों और विचारों के अंतरों को बताना होगा। अनिल राजभर इलाहाबाद लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षात्मक बैठक भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय रामपुर में संपन्न। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा लगवाया, अब की बार 400 पार, मोदी जी का नारा सार्थक हो, उनका संकल्प पूरा हो। एक ऐतिहासिक विजय के साथ तीसरी बार मोदी सरकार बने, ऐसा वातावरण का निर्माण प्रयागराज में हो कि पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में इसकी गूंज दिखे और उत्तर प्रदेश के सभी 80 की 80 संसदीय सीटों पर भाजपा का कमल खिले। इसका मैसेज प्रयागराज से पूरे प्रदेश में जाए। उक्त बातें लोकसभा क्लस्टर प्रभारी प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इलाहाबाद लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षात्मक बैठक को यमुना पार के केंद्रीय चुनाव कार्यालय रामपुर करछना में संबोधित करते हुए कहा। प्रयागराज मामूली धरती नहीं है। प्रयागराज की धरती ने यहाँ की सम्मानित जनता ने दिल खोलकर भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। श्री राजभर ने कल राज्यसभा में 8 सीटों पर जीत की बधाई देते हुए कहा, यह सामान्य घटना नहीं। इन सभी विधायकों ने 2012, 17 और 22 में चुनाव जीतकर अपनी दलीय सीमाओं को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान की स्वीकारता का समर्थन करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया और परिणाम को सबने स्वीकार किया। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट के दृष्टि से जो पार्टी का आदेश था उसके क्रम में आप सब लोगों ने समय से चुनावी कार्यालय को उद्घाटित कराया, उसका लोकार्पण कराया। इस बात के लिए मैं जिलाधिकारी सहित सभी साथियों को इस बात के लिए मैं अभिनंदन देता हूं। आप सबका स्वागत है। आज जो मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो अभियान चल रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, तो अभियानों की एक समीक्षा, उसके संदर्भ में अभी जब मेरा संबोधन खत्म हो जाएगा तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा विस्तार से हमारे विधानसभा के प्रभारी संयोजक जी भी लोग बैठे हैं यहाँ पर और माननीय मंडल अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से उसके बारे में थोड़ी एक चर्चा हो कि अभी अभियानों का जो दौर चल रहा है वो अभी लोकसभा में कैसा है, क्या स्थिति है। अभी प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो अभी हमारे पक्ष में है। मनोवैज्ञानिक रूप से इस चुनाव में हम सब लोगों ने बढ़त और बहुत मजबूत तरीके से बढ़त हम लोगों ने बनाया। ये मामूली घटना नहीं है। और जो लोग पूज्य मोदी जी के अभियान को स्वीकार करते थे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर आज भारत को आगे लेकर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इन तमाम अभियानों की स्वीकारता जिन माननीय विधायकों ने स्वीकार किया इन अभियानों को और फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, ये मामूली विधायक नहीं है। ये 2012 में भी जीते, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही थी उस समय भी ये लोग चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी से विधायक बने और 22 में भी ये चुनाव जीतकर और ये लोग विधायक बने। तो मामूली लोग नहीं हैं जो आज हमारी नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने से प्रभावित होकर, संकल्प से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी दलीय सीमाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन लोगों ने मतदान किया। और कल का जब परिणाम आया तो सब लोगों ने इस बात का स्वीकार किया। बड़े बड़े राजनीति के विश्लेषक और समीक्षक तमाम आप लोगों ने, जो हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का, हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, हम कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमें स्थापित करना है। अगर अपने इस कोर सत्ता मिलेगी, आज देख रहे हैं प्रतिपक्ष के पास, विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है, तो आज हिंदुस्तान को उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बांट कर राजनीति रोटी से किया है। भगवान राम का मंदिर बना, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई,
हमारी संस्कृतियां, हमारी परंपराएं, सनातन कम से कम 1000 वर्ष के लिए स्थापित हुआ है। ये मोदी जी की सरकार के पुरुषार्थ का परिणाम है। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी दक्षिण बहुत खराब है। तमिलनाडु के अंदर सोचिए कि सीधे प्रसारण पर उस दिन रोक लगा दी गई थी। अभी इतना खराब है कई जगह, तो उन इलाकों में काम करने के लिए, उन इलाकों में भी जो हमारी मूल संस्कृति है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जो मूल विचारधारा है वहां भी स्थापित हो, इस बात के लिए कम से कम हिंदुस्तान के अंदर 25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्बाध और निरंतर रूप से स्थापित रहेगी, तब जाकर हम इन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत बड़ा कारण है। मैं समझता हूं कि आप सब लोग इन बातों को समझते हैं। और बहुत ही सरल भाषा में अगर हम कहें कि अगर पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़कर हमें अगर विजय हासिल करनी है, तो पार्टी ने जो आदेश दिया है, हमारे नेता ने जो आदेश दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे उम्मीद और अपेक्षा की, उस पर हमें खरा उतरना पड़ेगा। ये 90 दिन आप सब लोगों ने खून पसीना, त्याग, तपस्या, बलिदान करके आज पार्टी के परचम को आज आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया है। 90 दिन कोई मायने नहीं। आप रात दिन काम करते और निरंतर काम करते। कोई समय ऐसा नहीं जब 4 अभियान पार्टी न चला रही। आप सब लोगों के बदौलत वो अभियान निरंतर चल रहे हैं। लेकिन अब ये चुनाव की बेला है, थोड़ा हमें अतिरिक्त हम अपने रीति नीति की चर्चा कर रहे हैं, अपने उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आज देश के देखिए, देश कितनी खराब स्थिति में है। अगर हम दूसरे पहलू को देखें तो आज किसान आंदोलन चल रहा है। बाहर की शक्तियां किस तरह से उसमें इन्वॉल्व हो रही, बाहर से कितना पैसा आ रहा है वहां पर, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैंने पिछली बैठक में कहा था कि दुनिया को इस बात का अंदाजा है कि अगर हिंदुस्तान फिर से मोदी जी के हाथ में आ गया 5 वर्ष के लिए, तो फिर भारत का मुकाबला करने की हैसियत में दुनिया का कोई देश नहीं होगा भारत के मुकाबले। और छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगा। आप बस इतना सोचिए, समझदार लोग बैठे, योजनाओं को सब आप जानते हैं। हमारा युवा संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, लाभार्थी संपर्क का चल रहा है, गांव चलो अभियान चल रहा है, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा हम लोगों ने किया। वो एक तरीके से कैंपेन चुनाव थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम वो बीता। मैं बस ये एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार कर क्या रही है। आप अंदाजा लगाइए कि 2014 से पहले 2013 तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितना थी, $1 ट्रिलियन। 2013 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने में भी भारत को एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ता था। और मात्र 10 वर्ष के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने जो काम किया उसका परिणाम देखिए। 10 साल के अंदर भारत की इकोनॉमी को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया। आज $3 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत है और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हम। और मोदी जी का टारगेट क्या है, 2027 तक हमें तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक भारत को लेकर जाना है। तो भारत जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचेगा और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो भारत कहां खड़ा होगा, इसकी कल्पना हम सब लोग कर सकते। तो हो सकता है गरीब आदमी जिसकी टूटी हुई चारपाई हो, जो बड़े शहर में रहता हो, इन बातों को ना समझ पाए। हमारा अन्नदाता काम तो निरंतर हम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, जो ऊपर से आदेश है। अब आज अभी चुनाव कुछ राज्यों के बीते, मध्य प्रदेश की सरकार अकेले मातृशक्ति ने बना दिया, अकेले। तो ये जो साइलेंट वोटिंग की ताकत मोदी जी की है, यहां सब लोग हार जा रहे हैं।
जो असली ताकत है मोदी जी की। आपको बिहार विधानसभा का चुनाव याद होगा, कोई नहीं कह रहा था। मध्य प्रदेश में तो उम्मीद थी, अपने लोग भी कह रहे थे कि बराबरी का कंपटीशन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा था कि हम सरकार बना रहे। लेकिन जो साइलेंट वोटिंग की ताकत है हमारी, और साइलेंट वोटिंग जब हम कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो साइलेंट वोटिंग की ताकत हमारी मातृशक्ति है। अपने घर के लोगों की भी बात नहीं माना माताओं बहनों ने। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा, एक जिला में मुझे भी काम करने का मौका मिला, मैं 1.5 महीना वहां रहा। 1-1, 2-2 बजे रात तक माताएं बहनें बैठकर हम लोगों की बैठकों का इंतजार करती थी। एक भी आदमी नहीं रहता था, लेकिन माताएं बहनें सब बैठे। तो इसका हमें लाभ उठाना है। ये स्वयं सहायता समूह, ये आंगनबाड़ी, ये हमारी आशा बहुएं, है ना, बैंक सखी, ये ऐसे थोड़ा मोदी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी लोगों ने कहा, सुधर जी ने भी कहा, जो लाभार्थी संपर्क का अभियान है, आपने इतना काम किया है। भाई मोदी जी ने नारा लगवा दिया कि अब की बार, तो मैं समझता हूं कि कोई बात छुपी नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा सार्थक हो, उनका संकल्प पूरा हो, एक ऐतिहासिक विजय के साथ तीसरी बार उनकी सरकार बने, इस बात के लिए अनिवार्य है कि हमें पूरा उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा। 80 की 80 संसदीय क्षेत्र को हमें जीतना है। प्रयागराज की धरती, यहाँ की सम्मानित जनता ने बीते हुए दिनों में दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं। लेकिन आज जिस तरह की अपेक्षा है, प्रयागराज मामूली धरती नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहां पर आते हैं, पूरे पूर्वांचल के लोग यहां पर आते हैं। तो यहां जो फिजा का, जो वातावरण का हम निर्माण करेंगे, चारों तरफ भाजपा में जो वातावरण हम बनाएंगे, उसका असर स्थानीय स्तर पर तो पड़ेगा, लेकिन उसका असर पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाला है। तो अभी से माननीय सुदत्त पटेल जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन कहा है कि हमें निरंतर काम करना है, लेकिन ये बात कहे 10 दिन बीत गया, 90 दिन बचा, अब तो 90 दिन ही बचा है। तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें 80 सीट जीतना है, तो कल की घटना पर भी आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि राज्यसभा के 8 के 8 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और अच्छे वोटों के साथ। एक जो हमारा जो नौजवान है, उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। हमारा जो नव मतदाता है, उसने पुराने देश को नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी सरकारें चलती थी, इसको भी ठीक से उसने नहीं देखा। उनको बताना पड़ेगा कि पुराने जमाने की सरकारों में, पुरानी जो पार्टियों की सरकार बनी और हमारी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसमें फर्क कहां है। पुरानी तस्वीर भी नव मतदाताओं को हमें दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि पहले सरकार कैसे चला करती थी और हम अब सरकार कैसे चला रहे हैं, ताकि उनके अंदर फर्क दिखाई दे कि हम किसके साथ चल रहे हैं। मोदी जी को चुनना क्यों जरूरी है, कमल के निशान का बटन दबाना ही क्यों जरूरी है, भाजपा की सरकार बनाना क्यों जरूरी है, इसका एहसास नव मतदाताओं के अंदर जरूर कराना पड़ेगा। इसलिए युवा संवाद का कार्यक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहाने हम इन तमाम बातों को लेकर जा सकते। भाई 18 वर्ष से पहले तो पैदा कब हुआ, 2000 के बाद का पैदा नौजवान, 2000 के पहले की सरकार को बेचारे ने कहां देखा।
और 2010 के बाद तो होश संभाला होगा, 2005-6 के बाद तो होश संभाला होगा। पढ़ाई लिखाई में कहां उसको एहसास है? उसने बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार, वो गुंडों माफियाओं वाली सरकार कहां एहसास किया? तो उसको अंदर एहसास कराना, पहली सरकारों के कामों को उनको बताना और हमारी सरकार काम क्या कर रही है, दोनों में जब भेद हम स्पष्ट करते हुए उनको अपने वैचारिक तरीके से उनको अपने साथ जब हम जोड़ेंगे तो उनका जुड़ना अस्थायित्व, उनके जुड़ने में अस्थायित्व आएगा और मजबूती आएगी। ऐसे सिर्फ हवा के माध्यम से एक माहौल बना है, उसके माध्यम से हम लोग आएंगे, वोट देंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब हमारे विचारों से कोई प्रभावित होकर हमसे जब जुड़ता है तो उसके जुड़ने में मजबूती होती है और लंबे समय तक हमसे जुड़ा।